नमस्कार दोस्तों। ऑल इंडिया रेडियो जो न्यूज़ है वो हमारे सिलेबस से किस तरीके से कनेक्ट होती है और हम कौन सी न्यूज़ को इम्पोर्टेंट माने और कौन सी को नहीं, कौन सी हमारे काम की नहीं है उसको साइड में रखें। इसी की दिशा में हम ये देखते हैं कि कैसे जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके अंदर जो हमारी न्यूज़ है वो हम कहाँ कनेक्ट करते हैं सिलेबस के साथ। तो सबसे पहले हमारी न्यूज़ थी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, जो गुजरात सरकार वेदांता फॉक्सकॉन ग्रुप सहयोग से सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग की स्थापना कर रहे हैं गुजरात में। तो ये कहाँ GS1 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी में उद्योग रिलेटेड चीज़ें हैं। GS3 में जो इकोनॉमी का पूरा सेक्टर है 10 यूनिट हैं लगभग, तो उन 10 यूनिट में कहीं ना कहीं उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो GS1 और GS3 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स हम इंपोर्ट करते हैं। चूँकि हम इंपोर्ट करते हैं ताइवान से, ताइवान और चाइना की राइवलरी है, तो उसी की दिशा में कहीं ना कहीं जो हमारे जो विदेश अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो भी इससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करता है। तो जो GS2 है उसके लिए भी हमारे IR इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि इंडस्ट्रियल 4.0 जो इम्पोर्टेंट हमारा सेक्टर अभी जो औद्योगिक क्रांति 4 के दौर में चल रहे हैं उसके लिए भी सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये MSME को भी कहीं ना कहीं बूस्ट देगा और हमारा जो आत्मनिर्भरता है और निर्यातोन्मुखी जो अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और रोजगार तो है ही। तो ये पहला टॉपिक हमारा ये था। दूसरा हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक जो दल हैं उनको निष्क्रिय किया है, उनकी जो पंजीकरण था उनको रद्द किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार या फिर अनैतिक तरीके से जो राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसके उनको लेने के आरोप में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रद्द किया है कुछ गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को। तो ये हमारे GS2 में जो GS2 में यूनिट 8 है संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, इससे रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संवैधानिक निकाय है इनकी शक्तियों के बारे में पूछा जाए तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। साथ ही साथ हम GS4 में भी जहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन सकता है हमारे लिए। फिर अगला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके बारे में था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डिमांड है पिछले कुछ सालों में 500% से बढ़ी है। तो आने वाले फ्यूचर के टाइम में, आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी। और इसी की दिशा में हमारे जो स्कूटर हैं, 2 व्हीलर हैं इलेक्ट्रिक वाहन में, उसमें 250 स्टार्टअप से ज़्यादा काम कर रहे हैं इस दिशा में। तो कहीं ना कहीं ये हमारी एक सनराइज इंडस्ट्री है और इसके बारे में हमारे जो उद्योग मंत्रालय उन्हीं के आंकड़े, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, एक G20 सम्मेलन हो रहा है। G20 सम्मेलन, G20 की जो अध्यक्षता है 2023 के लिए भारत के पास है। तो इसके लिए दिसंबर से ही प्रोग्राम्स शुरू हो जाएंगे, बैठकें शुरू हो जाएंगी लगभग और अगले साल तक चलेंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है हमारा। GS2 जो है इंटरनेशनल रिलेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको विस्तारित रूप से आने वाले टाइम में जब देखेंगे हम इसको पूरे से कि G20 क्या है और किस तरीके से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इससे संबंधित जो भी विकास होगा, इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगे वो हम आगे देखेंगे। फिर था राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची का जारी करना। जो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय आवश्यक जो दवा सूची है उसको जारी करता है। इसको जारी करने का एकमात्र रीज़न ये होता है कि जो अनिश्चितताएँ हैं कि कोई भी जो आवश्यक दवाओं को जो मूल्य है वो अनियंत्रित रूप से ना बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए ये दवा सूची जारी करी जाती है। जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा इसकी लिस्ट दी जाती है और सरकार द्वारा इसको जारी किया जाता है। और प्रतिवर्ष ऐसा नहीं है कि अगर एक बार जारी कर देते हैं तो उसमें रिवीजन नहीं होता, जो प्रतिवर्ष इसमें कहीं ना कहीं चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो हम इसमें प्रीलिम्स में देख सकते हैं जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी किस तरीके से काम करती है वो इसमें देख सकते हैं। और मींस के लिए भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के लिए कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं पे एक मॉडल देखते हैं जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव मनाया जाता है हर साल। उसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं ना वो वेस्ट हो जाते हैं या फिर फ्लावर्स को कचरे में डाल के वेस्ट को जनरेट कर दिया जाता है। लेकिन इसी की दिशा में जो नगर निकाय है वहाँ के, उन्होंने एक निर्मल्या करके एक प्रोग्राम या फिर एक कार्यक्रम चलाया जिसके अंतर्गत सारे जो फूल हैं वो एकत्रित किए जाएंगे और उनका कंपोस्ट बनाया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल की तरह ये रखा जा सकता है कि कैसे इनका रीयूज़ करते हैं, फिर कचरे को कैसे मैनेज किया जा सकता है।
तो अब चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का ये है कि जो यूएनओ के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत सरकार के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस घोषित किया गया था। वो मोटा अनाज दिवस किस तरीके से हमारे जो पोषण है, एग्रीकल्चर है, उद्योग है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से हमारे को लाभान्वित कर सकता है भारत को, तो इसके अंतर्गत देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कौन कौन से चैप्टर उनके लिए हो जाता है। GS1 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, GS3 के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा सेक्टर उसमें आता है, एग्रीकल्चर वाले में। कृषि मंत्रालय ने इसी दिशा में काम किए 2 संपदा स्वास्थ्यवर्धक मोटे अनाज के एक ड्राइंग कंपटीशन रखा है, मैगजीन बुक बनाने के ड्राइंग कंपटीशन, और मिलेट स्टार्टअप्स चैलेंज भी स्टार्ट किया है। जैसे मिलेट जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके से इसमें भी कुछ इनोवेट कर सकते हैं, जो हमारी इनोवेशन की जो परंपरा है उसको बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी सबसे ज़्यादा हमारे मोटे अनाज उत्पादित होने वाले में भारत हम 5वें सबसे बड़े निर्यातक है मोटे अनाज का। वहीं पे विश्व का लगभग 41% बाजरा भारत में होता है। और जैसे इसको है ना, बाजरे को सुपर फूड भी कहा जाता है, क्योंकि इससे हम पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और बहुत सारे ऐसे जल सुरक्षा को भी संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि बाजरा को उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता होती नहीं है। इसलिए ये एग्रीकल्चर, जो क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर का जो हमारा लक्ष्य है वो भी हम कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो किसानों की आय हम दुगना करना चाह रहे हैं उसकी दिशा में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और साथ ही साथ जो SDG है हमारा, SDG1 गरीबी उन्मूलन और SDG2 भूख में क्या क्या है, खाद्य सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा है और साथ ही साथ टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देना भी है। तो इसलिए हमारे जो SDG1 और 2 है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पारिस्थितिकी के लिए, भूमि क्षरण को रोकने के लिए जैव ईंधन के रूप में भी बाजरा और मोटे अनाज को यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल वगैरह ऊर्जा सुरक्षा के लिए की दिशा में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बाजरे और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट जो दिवस हमने घोषित करवाया वो किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका हम कैसे एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा इम्पोर्टेंट, इस दिशा में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेटा देखते हैं कि GDP में नीति आयोग द्वारा दिया हुआ एक डेटा है, आज के न्यूज़पेपर्स में इम्पॉर्टेंट था कि GDP में स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत सरकार 2014-15 में जहां 1.15% GDP का स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च कर रही थी, वहीं पे 2018-19 में 1.28 GDP का प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं। ये विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, जहाँ पे GDP का 6% 7% खर्च किया जाता है, वहाँ पे भारत की जो खर्च है वो बहुत कम है। ये हमारा एक नेगेटिव पॉइंट हम तुलनात्मक रूप से लिखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, ये हम याद कर सकते हैं, बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चला जा सकता है। वहीं पे एक छोटी सी न्यूज़ और थी कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस भारत सरकार मना रहे हैं 17 सितंबर से, जो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर की थीम पे मनाया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग जो तटीय 75 तट हैं उन पे प्रत्येक तट पे 75 स्वयं सेवकों की सहायता से हम जो प्लास्टिक कचरा है उसको हम रिमूव करेंगे वहाँ से। तो ये हम एनवायरनमेंट के उसमें हम एग्जाम्पल के तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसका भी। तो ये हमारे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। मिलते हैं कल अगली न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।